ये डिजिटल ट्विन क्या है सर? डिजिटल रेप्लिका ऑफ एनी फैसिलिटी। तो ये जो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी है, ये पहले ही आपको बता देता है कि आपके डिजाइन में क्या क्या फ्लॉज है और उसको कंस्ट्रक्शन से पहले आप रेक्टिफाई करते हो। किसी साइट पे जाते हो, उसका मतलब 3D कंस्ट्रक्शन बना, तो वहाँ पे क्या ड्रोन फोटोशूट ये सब चलता है? कैसे होता है ये 2-3 स्टेप्स होते हैं। पहला तो आपके जो डिजाइनर होते हैं, आर्किटेक्ट, वो अपना अपना ड्राइंग स्टूडियो में बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वो ड्राइंग्स को लेके वी ट्रांसफॉर्म देम। सबसे टफ कंस्ट्रक्शन कौन सा होता है? ऑयल रिफाइनरीज, देन आपका जो हॉस्पिटल हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। एक तो आपने कंस्ट्रक्शन लाइन में, अब दूसरा है प्रोडक्शन। मूवी बनाई आपने, लमन करके मूवी बनाई आपने उड़ीसा के अंदर। दो अलग अलग दिमाग चल रहा है आपके, एक तो क्रिएटिव फील्ड में चल रहा है, एक टेक्नोलॉजी फील्ड में चल रहा है। Creative and technology has to come together. That's why India is taking chances to make a film like Ramayana. दीपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत धन्यवाद। द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर सर। थैंक यू सो मच। तो दीपेंद्र जी, मतलब आपने 2019 में स्टार्ट किया स्टार्टअप, तो कितने स्टार्टअप फेल होने चाहिए एक स्टार्टअप सक्सेसफुल होने के लिए? ऐसा कोई रूल नहीं कितना फेल होना चाहिए, बट एक स्टार्टअप के लिए जो 2 चीज़ होता है कि आइडिया और एग्जीक्यूशन, वो दोनों फिट होना चाहिए। अगर वो दोनों फिट हो गए तो देन आपका जो जर्नी वहीं से स्टार्ट होता है। बट टाइम लगता है ना उसमें, कि आप कितने बार फेल होगे, समझोगे, आज गिरोगे फिर उठोगे, फिर गिरोगे फिर उठोगे। तो कभी-कभी तो कोई-कोई एक बार में आप सीख सकते हो, कभी-कभी किसी को 10 फेल्योर के बाद भी वो सीखना पड़ता है। तो मेरे केस में तो 1-2 बार हुआ था, बट आई थिंक आई लर्न क्विकली ऑन कि कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। सो दैट्स वेयर वी आर हियर राइट नाउ। सो या मेरा एक फेमस डायलॉग भी है बहुत, मैं बोलता हूँ कि आप एक सिक्के को 10 बार उछालोगे तो एक ना एक बार तो हेड आएगा ही आएगा, चाहे 9 बार टेल क्यों ना आ जाए, तो आपको 10 बार तो ट्राई करना ही पड़ेगा। किसी की किस्मत पहले में ही चमक सकती है, आपकी दूसरे में चमकी, मेरी 11वें में चमकी वैसे देखा जाए तो। और उसी जो टॉस करते हैं उसमें जो पेशेंस की ज़रूरत है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए। आपने इंटेलीबीम करके स्टार्टअप बनाया, मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, पर मेरे को थोड़ा डिटेल में समझ में नहीं आया। अगर आपके मुंह से बताओगे कि इंटेलीबीम है क्या और करता क्या है, कैसे हेल्प कर रहा है लोगों को, तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन करने में मज़ा आ जाएगा। डेफिनेटली। तो इंटेलिविम का जो सर्विस ऑफरिंग्स है, उसको डिजिटल ट्विन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो बेसिकली डिजिटल ट्विन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ को बनाना चाहते हो, जैसे कि कोई एयरपोर्ट हो गया, कोई बिल्डिंग्स हो गया, या फिर नॉर्मली रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है? तो उसको हम लोग 3D में उसका जो रेप्लिका होता है, इट्स काइंड ऑफ अ क्लोन, इंजीनियर्ड क्लोन, जिसको हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम पे हम लोग फॉलो करते हैं उसमें। नॉट ओनली एग्जीक्यूशन बट ऑल्सो द फैसिलिटी मैनेजमेंट हो गया, या फिर कोई भी जो आपके जो डिज़ाइन जो फ्लॉज होते हैं, ठीक है? तो उसको आप इज़िली विजुअलाइज़ कर सकते हो उसमें। बीम को विजुअलाइज कर सकते हो? बिम इट्स कॉल्ड बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो उसमें द आइडियोलॉजी ऑफ बीआईएम इट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन। हाउ डू यू गैदर इंफॉर्मेशन एंड व्हिच वे यू गैदर इंफॉर्मेशन? तो anything that you want to construct, it is comes under building, and anything that you extract information from creating a 3D model. तो बेसिकली हम लोग जो, जैसे कि आप घर बनाते हो, तो आप क्या करते हो, आर्किटेक्ट के पास जाते हो, वो 2D प्लान्स दे देता है और वो एक एस्टिमेट आपको दे देता है, ठीक है? तो बाद में जाके जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो आपको पता चलता है, अरे यार मेरे को तो ये स्ट्रक्चर इसमें वॉल में घुस रहा है वहाँ पे, ठीक है, मेरा तो HVAC सिस्टम्स यहाँ पे घुस रहा है। तो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स में वो नज़र नहीं आते हैं, बट इमेजिन यू आर मेकिंग अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स, एयरपोर्ट्स होता है, तो 1 दिन का जो कॉस्ट होता है, वो इट इट इज़ इन क्रोर्स। जैसे कि क्रेन को आप एक जगह से आप दूसरी जगह पे लेते हो, इट टेक्स लाइक 5 डेज़ टू शिफ्ट फ्रॉम वन पोज़ीशन टू अनदर पोज़ीशन। तो उसका जो डिले होता है, इट इट मल्टीप्लाइज़ इन क्रोर्स। सो ये जो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी है, ये पहले ही आपको बता देता है कि आपके डिज़ाइन में क्या-क्या फ्लॉज़ है और उसको कंस्ट्रक्शन से पहले आप उसको रेक्टिफाई करते हो। तो आज से पहले टेक्नोलॉजी थी या आपने फ्रेश नई टेक्नोलॉजी बनाई है? नहीं, ये तो टेक्नोलॉजी एक प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो ये यूएस का जो इन्वेंशन था, वो यूएस ने ही पहले स्टार्ट किया था। वो भी जो एडॉप्शन होता है, जो बिम का एक प्रोसेस है,
ठीक है, तो उनका एडॉप्शन अभी 95% है, तो सारे प्रोजेक्ट्स में वो यूज़ करते हैं। इंडिया में इट स्टार्टेड इन यू कैन से 2005 टुवर्ड्स 2003। कुछ जो आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स होते थे, वहाँ के जो सपोर्टिंग के लिए काम होता था, मतलब आउटसोर्स बिम का जो मॉडलिंग का काम होता था, इंडिया में स्टार्ट हुआ। तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट आई थिंक मिड 2014-15 से वो स्टार्ट हुआ। बिम इंडिया के प्रोजेक्ट्स पे कैसे इम्प्लीमेंट किया, तो उसका जो बिग बिग कंपनी जैसे एल&टी हो गया, दे मेजरली वर्क ऑन BIM टेक्नोलॉजी, वो सारे प्रोजेक्ट्स वो लोग करते हैं उसमें। ये तो बड़ी कंपनीज हो गई, मतलब जब आपने स्टार्ट किया 2019 के अंदर, तो आपको पहला ही क्लाइंट बहुत बड़ा मिल गया। कैसे मिलेगा, आपके फ्रेंड्स थे क्या? नहीं है नहीं है। So we have worked on you won't believe, we have worked on companies like Intel, companies like Hansel Phelps. हमने काम किया है सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट, मेजर जो अब ऑलमोस्ट 15 एयरपोर्ट्स वी हैव एग्जीक्यूटेड इन US। तो US में देन वी सेट अप ए ऑफिस देयर। सो ये प्रोसेस एक होता है कि यू हैव टू रीच आउट टू द क्लाइंट, उसको बताना पड़ता है कि व्हाट इज योर कैपेबिलिटी। तो वो एक आउटसोर्स मॉडल था जो हमने 2019 में काम किया था। इट इज़ बेसिकली टू सपोर्ट देम इन 3D मॉडलिंग एक्टिविटी ऑन दैट। बट एक्चुअली जो मैं करना चाहता था कि प्योर कंसल्टिंग, जैसे कि आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैं आपको बिम के ऊपर कैसे एनेबल कर सकता हूँ। यू डोंट हैव अ टीम and you don't have resources on that. So how IntelliBeam will enable you to migrate from traditional 2D methods and start working in 3D environment. मतलब $50,000 का डील क्रैक किया आपने? I mean, it took like little time, उनके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, फिर आप उनको प्रूव POC करना होता है, देन यू गो थ्रू लॉट ऑफ रेगुलेशंस, उनका जो चेकलिस्ट होता है, सो यू हैव टू टिक ऑल द चेकलिस्ट, देन दे स्टार्ट गिविंग यू द वर्क ऑन। मतलब इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी जो आप बना रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, या फिर रिलेशनशिप बेस्ड होता है B2B बिजनेस ऑलवेज? It's always a relationship. Technology is by default, I would say. पहला तो टेक्नोलॉजी वो उनको मतलब है कि हाँ टेक्नोलॉजी है, वो चाहिए। जो उसके बाद सेकंड जो होता है, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। अगर दो फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल दूँ, ठीक है, आपको आपके पास एक डील है, 1 करोड़ का डील है, और आपके पास एक बंदा जो वेरी क्लोज टू यू, जिसको आप जानते हो, ओके, और एक बंदा है जो न्यू कमर है, मे बी कुछ आइडिया नहीं है, डेफिनेटली आपका प्रेफरेंस उसको जाएगा क्योंकि आपका ट्रस्ट उसके ऊपर है। तो B2B में तो वही काम चलता है कि हाउ यू बिल्ड अ ट्रस्ट ऑन दैट। इंडिया में चलता ट्रस्ट या पूरे वर्ल्ड वाइड सेम है ये, मतलब? आई मीन ये सेम ही है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है, बट इंडिया में थोड़ा लिटिल अनऑर्गेनाइज्ड है, बट आई वुड से सेम कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे इफ यू डू नॉट हैव अ ट्रस्ट देन यू कैन नॉट क्रैक बिग डील्स ऑन दैट। तो वो इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या लगता है, मतलब कोई भी कंपनी अगर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करती है, अब अगर अपने जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कोई भी किसी भी तरह का काम कर रही है, तो क्या टेक्नोलॉजी वास्तव में 10-12% तक कॉस्ट रिड्यूस कर पाती है या बढ़ा देती है? इंडिया में अभी भी जो बिम का जो अडॉप्शन है, इट इज जस्ट 10%। ओके, नाउ आपका जो इंडिया का जो विजन है 2030 में, करेक्ट, अभी 2030 तक आई थिंक दे गोना गो अप टू 50-60% ऑफ बिम अडॉप्शन। तो आप सोचो, इंडिया में अभी रिसोर्स बिल्डअप भी नहीं हो रहा है। कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग में सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस में भागते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में भागते हैं, ठीक है। जो कोर ब्रांचेस होता है, जो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होता है, वहाँ पे जॉब्स ही नहीं मिलते हैं। इमेजिन अगर उनको ये बिम टेक्नोलॉजी में आप एनेबल करते हो, सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइज ऑन दैट फॉर दो स्टूडेंट्स। इतना जॉब क्रिएट कर सकते हो उनके लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी हो रहा है, जो बूमिंग स्टेज में है, द काइंड ऑफ GDP वी आर कैरिंग ऑन दैट, इट्स $1 ट्रिलियन मार्केट ऑन दैट। और हम लोगों को जो इंडियंस, वी टेक प्राउड, जो हम लोगों का जो पहले था, अभी एडॉप्शन लेवल बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल फ़ोन पे अभी तो सारा जो कैश ट्रांजैक्शन फ़ोन पे हो गया, या फिर डिजिटल पेमेंट्स हो गया, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑन दैट। करेक्ट, बट स्टिल अभी 2-3 दिन पहले के न्यूज़पेपर में शायद मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पे आया था एक बड़ा हेडलाइन कि स्टिल कैश इज ए किंग।
₹500 के नोट ज़्यादा चलन में है इंडिया के अंदर आज भी। मतलब जितना डिजिटल ट्रांज़ैक्शन करते हैं उससे जस्ट डबल शायद कैश ट्रांज़ैक्शन आज भी स्टिल है। दैट्स न्यू स्टैट्स आई वुड से। बट जहाँ तक मैंने देखा है जो 3-4 साल में, जो 5 साल में जो डिस्रप्शन हुआ है ट्रांज़ैक्शंस में, फाइनेंशियल जो कॉमन पीपल जो ट्रांज़ैक्ट करते हैं, दे आर वेरी टेक सेवी नाउ, दे आर अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, बट उनको बेनिफिट होना चाहिए उसमें, कि वो बेनिफिट हो रहा है उसमें। सो आई थिंक ये जो 7 to 10% का जो अडॉप्शन है, अगर इंडिया अडॉप्ट नहीं करता है तो देन इट इज़ अ मेजर ड्रॉबैक इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑन दैट। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो वैसे भी काफ़ी बूम कर रही है और मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसी से नापी जाती है जहाँ पे अगर आपका रियल एस्टेट सॉलिड डेवलपमेंट है तो, करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग? ये ईज़ी वे है, ईज़ी वे है बिकॉज़ यू शो इट एज़ अ प्रोडक्ट एंड यू जस्ट स्टार्ट मेकिंग बिल्डिंग्स ऑन दैट। सो दैट्स अ क्विकेस्ट वे टू इंक्रीज़ योर जीडीपी, व्हाट आई अंडरस्टैंड। अच्छा, स्टार्टअप इंडस्ट्री में और बहुत सारे एस्पायरिंग फाउंडर्स देखते हैं और फाउंडर्स बनना चाहते हैं और बी2बी बिजनेस जो करना चाह रहे होंगे। एक सवाल यहाँ पे आता है कि बड़े क्लाइंट मतलब रिपीट क्लाइंट ज़्यादा होने चाहिए हमारे पास में या फिर नए क्लाइंट हमको ज़्यादा लेके आने चाहिए? दोनों ही अभिषेक जी, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। मैं किसी को मतलब सेपरेट नहीं कर सकता कि ये हो गया तो आपका बिज़नेस हो गया। मैं बिलीव करता हूँ पर्सनली, एक बिज़नेस एक कस्टमर आता है तो हाउ आप एक एंट्री लेवल से लेके आप उसको एक स्ट्रैटेजिक कस्टमर बना सकते हो, वो एक जर्नी होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा एक जो बोलते हैं फ्रेश ब्लड होता है, जैसे कि एम्प्लॉई एज ए फ्रेश ब्लड आपको इन्फ्यूज़ करना होता है आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में। कस्टमर एज ए न्यू एंट्रेंट होना चाहिए हमेशा आपके सिस्टम में। अगर वो दोनों फ्लो होता है तो देन आपके बिज़नेस रेवेन्यूज़ कंटिन्यूएशन रहता है। सो दैट्स व्हाई आई मीन आई थिंक 2019 में हमने स्टार्ट किया। देन वी सर्वाइव्ड द कोविड पीरियड ऑन दैट। कोविड पीरियड में आई थिंक वी नेवर हैड अ इश्यू ऑन ऑन एम्प्लॉय को फायर करना, वो प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आई है उस टाइम में। And we grown multifolded in that particular time. And in 4-5 years, I think we're closely clocking $2 million on that. So that's what we have grown so far. And right now we are investing heavily on AI. We are actually going to launch a product called Bimbox.ai. So इसमें the essence is like you upload 2D drawings and it will create a digital twin of your data very fast compared to the traditional way of doing it, so that it will be available for common architect or common people to see and utilize, get into the technology on that. मतलब जब भी आप किसी साइट पे जाते हो उसका मतलब 3D कंस्ट्रक्शन बनाते हो तो वहाँ पे क्या ड्रोन फोटोशूट ये सब चलता है? ऐसा होगा पहले उसके बाद में कुछ ले पाएंगे या फिर आपको एक ज़मीन का नक्शा पता चल गया और आपने 2D डिज़ाइन किया देन उसको 3D में कन्वर्ट कर दिया, कैसे होता है ये? ये 2-3 स्टेप्स होते हैं। पहला जो आपके जो डिज़ाइनर होता है, आर्किटेक्ट जो पहले ड्राइंग्स 2D में बनाते हैं, उसके जो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर का हो गया, फिर स्ट्रक्चरल का हो गया, फिर एमईपी सिस्टम्स हो गए, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, देन एचवैक सिस्टम्स हो गए। ये सारे जैसे कि 7 to 8 स्टेक होल्डर्स होते हैं। वो अपना-अपना ड्राइंग्स 2D में बनाते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, वो ड्राइंग्स को लेके वी ट्रांसफॉर्म देम इनटू ए 3D मॉडल, ओके? विद द बिम प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। उसी में से वी स्टार्ट डूइंग एनालिसिस ऑन किसका प्रॉब्लम कहाँ पे है। जो क्रॉस ट्रेड होता है, जैसे कि प्लम्बिंग का आर्किटेक्चर के साथ क्या रिलेशन है, स्ट्रक्चर का एमईपी के साथ क्या रिलेशंस है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं निकल के आ जाते हैं, और द नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसको रिजॉल्व करना कैसे होता है। देन वी स्टार्ट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन 3-4 मंथ्स रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एंड मेक ए वेरी क्लियर मॉडल बिफोर द कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन में फिर क्या होता है कि वो जो मॉडल हो गया वो हो गया एक, समझो कि एक बाइबल हो गया। जैसे कि ये हम लोगों का मॉडल है, सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया सबके लिए, इवन ओनर, हाँ, ठीक है। उसी मॉडल को लेके हम लोग कंस्ट्रक्शन को क्यूसी करते हैं उसमें। जैसे कि एक वॉल का थिकनेस है 8 इंच हो गया या 10 इंच हो गया, वो साइट पे हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम लोग लाइडार बोल के एक टेक्नोलॉजी होता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, वो एक स्कैनर होता है, ठीक है? एंड ड्रोन भी हम लोग यूज़ करते हैं। वो स्कैनर आपको साइट को स्कैन करता है
एंड वो डेटा को लेके हम लोग मॉडल पे सुपर इम्पोज करते हैं उसमें। तो आपको पूरा एक्यूरेसी में क्यूसी मिलता है कि एक्चुअली साइट पे क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वाह, एक्यूरेट डेटा मिल जाता है, ऐसे पता चल जाता है कि अपन ने पहले जो 3D मतलब, क्योंकि जैसे 1/2 जो भी रेशियो होता है वो बनाया, वो उतना ही बना नहीं बना, फिर आपने पूरा एनालिसिस करके बता दिया कि ये एग्जैक्ट बना है नहीं बना है। With precise information in mm, not in inches or feet on that। जैसे कि आपके एक पूरा पाइप रैक्स होता है, वो ड्राइंग के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से इंसुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पे बैठे बैठे आप चेक कर सकते हो। यू डू नॉट हैव टू गो देयर। एक बंदे जो है वो साइट का, वो बस ही जस्ट वॉक थ्रू ऑन ए साइट, वो डेटा को अपलोड करता है क्लाउड पे एंड द रिपोर्ट इज रेडी। कितनी देर का काम होता है ये? जैसे कि साइट का एक, जैसे कि एक मान लो 10,000 स्क्वायर फीट का होता है, वो आपको 15-20 मिनट बस। कैप्चर करने में लगेगा उसमें, या फिर ले तो 1 आवर ले लो उसमें। अपलोडिंग का टाइम हो गया, जो आई एम टॉकिंग अबाउट माई प्लेटफॉर्म जो bimbox.ai होता है, एंड इन 3-4 hours योर रिपोर्ट विल बी रेडी ऑन दैट। सो दैट इज व्हाट वी बीन वर्किंग, एंड ये होना चाहिए। ये घर पे भी होना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल घरों पे भी होना चाहिए। तो हम लोग का जो कोशिश है कि ये सब यूज़ करना चाहिए उसमें, क्योंकि जैसे कि आप जैसे यहाँ पे काम कर रहे हो, आपका एक मिशन है कि मैं एक विला बनाऊँ, तो आप कितने चैलेंजेस में जाते हो। एक तो कंसल्टिंग नहीं मिलता है ठीक से, फिर उसको एग्जीक्यूशन में आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो बैठे-बैठे आपके मोबाइल पे आप देख सकते हो कि मेरा एक्चुअली घर कहाँ तक हुआ है। तो दैट्स अ ग्रेट रिलीफ फॉर अ कॉमन पीपल एक्चुअली। बहुत बढ़िया से, मतलब सबसे टफ कंस्ट्रक्शन कौन सा होता है? एयरपोर्ट्स होते हैं, बड़ा हाईवे हो गया, या फिर बहुत हाई राइज बिल्डिंग हो गई, तो सबसे टफ कंस्ट्रक्शन कौन सा है? ये सब कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन में आते हैं। सबसे तो ऑयल रिफाइनरीज, वो हो गए जो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स, वो थोड़ा टफ होता है। देन आपका जो हॉस्पिटल हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, ओके, एनर्जी रिलेटेड, दोज आर वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। आपको वेरी प्रिसाइजली होना पड़ता है। जैसे कि सेमीकंडक्टर का एक फैक्ट्री है, तो वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए उसमें कंस्ट्रक्शन। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे जो मेजर जो इंटेल जो कंपनी है, दे यूज दिस टेक्नोलॉजी इन एवरी वीक, सो दैट उनके स्ट्रक्चर पे कोई डिफॉर्मेशन ना हो। इवन बड़े बड़े जो वेयर हाउस डेटा सेंटर्स होते हैं, अमेजोन हो गए, अमेजोन के पास टीम्स बैठे हुए हैं, दे जस्ट डू दिस काइंड ऑफ वर्क एंड क्रिएट अ रिपोर्ट कि उनका जो कूलिंग सिस्टम है, एचवैक सिस्टम, जो डेटा सेंटर को इतने डेटा को मेंटेन करते हैं, तो वो स्ट्रक्चर वाइज कोई डिफॉर्मेशन ना हो उसमें, अदरवाइज उनके सर्विस में इम्पैक्ट पड़ेगा। दिस स्पेंड ह्यूज मनी ऑन दिस टेक्नोलॉजी ऑन दैट। वाह, आपके बाहर भी क्लाइंट है, यूएस, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, राइट? तो क्या मतलब, जैसे आपने यहाँ टेक्नोलॉजी इंडिया में बनाई और वहाँ पे सेल कर रहे हो, तो क्या कुछ डिफरेंस आता है कानून वाइज, मतलब लीगल लॉ वाइज? आपको प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस करना पड़ता है। आपके जो सर्वर का लोकेशंस, उसमें बहुत सारा चीज़ रहना पड़ता है। आपको उनका जो आईटी सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है। तो वी आर इन अ फेज जहाँ पे, जो आई एम टॉकिंग अबाउट bimbox.ai, तो हम लोग अभी उस फेज में जा रहे हैं जहाँ पे उनके जो रूल्स रेगुलेशंस है, उसको प्रोडक्ट को रेडी रेडी करना पड़ता है। अदरवाइज फर्स्ट थिंग दे विल चेक इज सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, सर्वर कहाँ पे है, डेटा कहाँ पे रह रहा है। दे वेरी पर्टिकुलर ऑन दैट, एंड दैट टू बी इंडिया में है अभी, बिकॉज या इंडिया में है, बिकॉज इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। सो मोस्टली जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, आई एम वेरी सीरियस ऑन दैट। और मतलब आपने फ्रांस में भी किसी से पार्टनरशिप करी है, स्कैनड्रॉन? स्कैनड्रोन इज वन ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट हमने किया था, आई थिंक 2020 में किया था उसको। तो हमने उनके जो सिटी का जो प्लानिंग था, स्मार्ट सिटी जब दे वर डूइंग, तो उनको पता, दे वांटेड टू फाइंड आउट कि हमारा जो वाटर लॉगेज कहाँ पे हो रहा है, कितने डेप्थ में हो रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे वाटर ड्रेनेज, बारिश हो रही है तो बैंगलोर पूरा फ्लड हो जाता है उसमें, ठीक है। तो हमने उसको डिजिटल ट्विन पूरा सिटी का हमने बनाया उसको, और सिटी में हम लोग जहाँ जहाँ भी उनका जो वाटर लॉगिंग होता था, वो रिपोर्ट दिया उनको, और उसका जो रेमेडी होता है, क्या होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वी केयर। वो भी बताया? इंडिया में बता दो ना, वो रिपोर्ट We will जारी कर दे। we actually initiated discussion with Jammu Kashmir. वहाँ we also initiated with other उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ अभी इनिशिएटिव चल रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा डिसीजन मेकिंग थोड़ा स्लो होता है प्रोसेस। न्यू टेक्नोलॉजी को
उस लेवल तक थोड़ा मतलब जल्दी कैसे ले सकते हैं, बट आई थिंक दे विल डेफिनेटली फाइंड अ लक। बहुत बढ़िया दीपेंद्र जी, उड़ीसा की बात आ गई यहाँ पे अभी तक, और है ना आपका दूसरा स्टार्टअप भी है एक और। आप दो मतलब अलग अलग चीज़ें कैसे हो सकती है मेरे को समझने की भी कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पे। एक तो आपने कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, अब दूसरा है प्रोडक्शन, मूवी बनाई है आपने, वो एक अलग स्टोरी है एक्चुअली उसमें। आज दमन करके मूवी बनाई है आपने उड़ीसा के अंदर। आई थिंक आई एम बिन वेरी फॉर्चुनेट उस फिल्म को बनाने में। जो एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया है, आई थिंक इट्स ट्रूली कमांडेबल। जैसे मैं बताऊँ ना, मतलब पूरा उड़िया फिल्म के बारे में बताओ, हमको थोड़ा आइडिया नहीं है, और शायद आई थिंक इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग हैं भी नहीं उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्री You will be, I'll give a example on that. The fact actually, see, Odia industry it started in 1936, मतलब जो कि उस टाइम में बॉलीवुड जो इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी उस टाइम में, इट इज स्टार्टेड मे बी क्वाइट अ फ्यू 3-4 साल डिफरेंस में स्टार्ट हुआ था उस टाइम में। एंड यू वॉन्ट बिलीव ऑल द मेजर टेक्नीशियंस, आप कोई भी बड़े बड़े फिल्म के टेक्नीशियंस आज के डेट पे देख लो, दे आर फ्रॉम उड़ीसा। इधर साउंड डिजाइनिंग हो गया या डीओपी हो गया या आपका या फिर फॉली हो गया, दे आर फ्रॉम उड़ीसा। यू विल बी एंड यू नेम इट एनी बिग मूवीज रिसेंटली। सो उड़ीसा में वो टैलेंट था 1936 में, डेवलप होते होते आया है। द ओनली चैलेंज वी फेस्ड इज ए क्रिएटिविटी। जब स्टार्ट हुआ था 1936 में, वो इंडस्ट्री बहुत ही फ्लोरिश हुआ था उस टाइम में। उड़ीसा इंडस्ट्री से बंगाल इंडस्ट्री आके यहाँ से सीखे, फिर देन दे स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग देयर फिल्म। नाउ बंगाल इज वेरी प्रोमिनेंट इन बॉलीवुड, बट उड़ीसा, आई थिंक किसी को पता नहीं होगा कि उड़ीसा में एक इंडस्ट्री है कि नहीं है। तो सो उस टाइम में जो फिल्म होती थी, आई थिंक एवरी कपल ऑफ इयर्स कोई ना कोई तो नेशनल अवार्ड, दे यूज्ड टू विन नेशनल अवार्ड ऑन दैट। तो वो ट्रेंड चला अप टू 90s, मिड 90s तक चला। सो ऑल ऑफ सडन मिड 90s में क्या हुआ कि जो मूवी मेकिंग का स्टैंडर्ड गिर गया, एंड दे स्टार्टेड डूइंग द कॉपी पेस्ट ऑफ द क्रिएटिविटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट भी थोड़ा इंटरेस्ट देना कम कर दिया उस टाइम में। बिकॉज गवर्नमेंट उस टाइम में उड़ीसा यूज्ड टू बी कॉल्ड एज ए वेरी पुअर स्टेट, तो उस टाइम उनका फोकस वहाँ पे था। इवन इट इज रिच्ड विथ लॉट ऑफ मिनरल्स। आज के डेट पे मतलब क्लोज टू 30%, 36% स्टील तो उड़ीसा प्रोड्यूस करती है इंडिया के लिए। उड़ीसा की मतलब सबसे फेवरेट मतलब बढ़िया फिल्म कौन सी थी, मतलब लास्ट जो फिल्म जो हमारी फिल्म थी दमन थी, वो एक ट्रेंड सेटर हुई 2022 में। तो वो व्हाट इट डिड इज, जो कॉपी पेस्ट जो ट्रेंड था उस टाइम में, वो चेंज कर दिया उस टाइम में कम्प्लीटली उस टाइम में। और जो मूवी मेकिंग का जो स्टैंडर्ड था थोड़ा बढ़ा दिया उस टाइम में। देन लेटर आपकी एक फिल्म आई थी कर्मा बोल के, एक फिल्म आई थी दैट बिकेम मेजर हिट। देन अभी जो डेट पे बोऊ बुट्टू भूता बोल के एक फिल्म रिलीज हुई थी, आई थिंक 2 महीने बैन। आई थिंक दैट टचेस 20 करोड़ रेवेन्यू इन रीजनल सर्किट ऑन दैट। तो एक एक गुड साइन है इंडस्ट्री के लिए, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उसमें। सो दीपेंद्र जी, ये बताओ, जैसे उड़ीसा उड़ीसा में आपने दमन मूवी बनाई और वो एक ट्रेंड सेटर रही, करेक्ट? फेवरेट डायलॉग क्या रहा उसका, मतलब लोगों ने सबसे ज़्यादा प्यार किसको दिया, कौन से डायलॉग को दिया? तो एक डायलॉग है वहाँ पे, एक फिल्म है जहाँ पे वो बोला है, पेशेंट्स को बोला है। तो वो उनका जो डायलॉग एसेंस है, ये बोलता है कि एक डॉक्टर डिजीज को पकड़ता है, बट एक अच्छा डॉक्टर वो पेशेंट्स को सोचता है। तो वो एक उड़िया में बोल के बताओ। गोटे डाक्तर रोगी को चिन्हे, रोग को चिन्हे, किंतु गोटे भल डाक्तर रोगी को चिन्हे। दैट मीन्स ए डॉक्टर शुड फोकस ऑन ए patient, and the moment a doctor focuses on patients, the disease will automatically be recovered quickly. अच्छा, उड़ीसा से बहुत लोग निकल के बहुत पूरे इंडिया में फैल गए हैं, बेंगलोर में आ गए हैं, दिल्ली में चले गए हैं, हैदराबाद में चले गए। तो आज हमारी उनके पास रील जाएगी, तो उनको ये याद आना चाहिए ना कि उड़ीसा की सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है। रसगुल्ला, रसगुल्ला हमारा है, ठीक है। फिर भी बंगाल तो अच्छा, क्लेम नहीं ऐसा है क्या? करते। मेरे को लगा अभी बेंगलोर दोनों का में है। पूरा एकदम जीआई टैग इसको मिलेगा, बट आई थिंक वी गॉट द जीआई टैग ऑन दैट। उड़ीसा रस का है। जी, रसगुल्ला होता है कि एक स्टोरी है, एक वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी आप बोल सकते हो। तो हमारे जो लॉर्ड जगन्नाथ थे, ठीक है, जब
जाते हैं रथ यात्रा में, तीनों भाई बहन जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एंड सुभद्रा, वो तीनों रथ यात्रा में आते हैं, मंदिर से निकल के आते हैं, ठीक है। और जगन्नाथ जी की जो वाइफ है लक्ष्मी जी, वो उनको बिना बताए वो निकल के आते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, लक्ष्मी जी क्या करते हैं, फिर वो मौसी के यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो जब वो रिटर्न होते हैं तो हस्बैंड को तो मतलब खुश रखना होता है वाइफ को, तो वो साथ में रसगुल्ला लेके आते हैं, उनको देते हैं, गिफ्ट देते हैं, सो दैट उनको वो साथ कर सके और मंदिर में एंट्री मार सके। वाह। इट्स अ वेरी ट्रेडिशन ऑन दैट। तो और बहुत सारे चीज़ उड़ीसा एक आई एम बीइंग वेरी प्राउड दैट आई बिलोंग टू ए स्टेट उड़ीसा बिकॉज ऑफ द पीपल। जो वहाँ के जो लोग होते हैं वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, और आपको कभी भी रियलाइज़ नहीं करने देंगे कि आप कहीं दूसरे जगह पे आए हो या फिर क्या दिक्कत है। आप एक एक बोलोगे मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, 10 लोग आपको यहाँ पे आ जाएंगे हेल्प करने के लिए। वो एक आपको जैसे ही आप लैंड करो आपको पता चल जाएगा उड़ीसा में क्या है। और दूसरी चीज़ है, हम लोग खाने में बहुत सारा इंटरेस्ट रखते हैं उसमें। बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनते हैं उड़ीसा में, जो अभी भी मतलब एक्सप्लोर नहीं हुआ है। बट आप मैं रिक्वेस्ट करूँ, आप कभी भी आप उड़ीसा में आइए और जो वहाँ पे जो पखाल भात है, ठीक है, वो ट्राई कीजिए। और हम जैसे बोलते हैं कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता है, तो उड़ीसा वैसा ही होता है, ठीक है। ईस्टर्न साइड में जाओगे तो आपको लॉर्ड जगन्नाथ, वो जो एक धाम होता है, 4 धामों में एक धाम वहाँ पे है। वेस्टर्न साइड में जाओगे तो आपको बहुत सारे ट्रेडिशनल चीज़ मिलेंगे वहाँ पे। संबलपुरी एक लैंग्वेज है, फोक लैंग्वेज है, दैट इज़ सो ब्यूटीफुली स्पोकन देयर, ओके। वहाँ के जो हैंड क्राफ्ट चीज़ें होता है कि साड़ी होता है, वेरी कॉस्टली, इवन वो हाथ में बुन के वो अभी तक बनाते हैं वहाँ पे। इट्स सो ब्यूटीफुल। अगर आपकी मतलब वाइफ को गिफ्ट दोगे तो डेफिनेटली शी विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। वाह, बहुत बढ़िया सर। ये तो मतलब उड़ीसा के लोग भी हमको देख रहे होंगे, बहुत सारे फाउंडर्स है वहाँ के, तो आई थिंक रिलेट कर पाएंगे अपनी इन बातों और से। यू वोंट बिलीव, जो उड़ीसा के जो रिच मिनरल्स होते हैं जो वहाँ पे, आई थिंक स्टील हैज़ बिन वेरी largely contribution given to India from Orissa. Almost 36 and 40% has been given from there. और अभी भी बहुत सारे मिनरल्स है। गंधमार्दन पर्वत है, ओके, दैट इज फुल्ली लोड, फुल विद लॉट ऑफ मिनरल्स ऑन दैट। और लोकेशन वाइज बोलूँ तो आई वुड से आप कोरापुट जाइए, जहाँ पे मेरा फिल्म शूट हुआ था। आई थिंक यू विल डेफिनेटली फॉरगेट स्विट्जरलैंड। वो इतने ब्यूटीफुल जगह है, आप एक दिन के लिए जाओगे, मैं 10 दिन यहीं पे रहता हूँ, वो वैसा है वहाँ पे। सच ए ब्यूटीफुल अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है। आप देखोगे कि वोंट बिलीव कि उड़ीसा में ऐसे भी जगह है। तो दमन के बाद आई थिंक बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म, अभी जो राजमौली सर के जो फिल्म अभी बन रही है, जो महेश बाबू के साथ, वहाँ पे उन्होंने आके शूट किया। फिर बहुत बड़े बड़े घाटी बोल की एक फिल्म आई थी, वहाँ पे भी शूट हुआ वो फिल्म। तो आई फील लिटिल बिट ऑफ प्राउड ऑफ कि जो है, वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर थिंग्स, या। और आप सर, आप मतलब दो अलग अलग फील्ड में हो, मतलब दो अलग अलग दिमाग चल रहा है आपके। एक तो क्रिएटिव फील्ड में चल रहा है, एक टेक्नोलॉजी फील्ड में चल रहा है। तो दोनों, क्रिएटिव और टेक्नोलॉजी दोनों साथ में कैसे आ सकती है? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो मतलब ऐसा ना कि मेरे को A+B करना तो C आ जाएगा, तो ये डेटा दिख जाएगा। क्रिएटिविटी में A+B=C नहीं है, बहुत अलग चीज़ है। नहीं, ये मैं आई स्ट्रांगली मैं बोलूँगा कि देखिए, creative and technology has to come together. That's why India is taking chances to make a film like Ramayan. अभी आज के डेट पे आपने टीजर ही देखा होगा। It is not only a creativity, it is all the back end, the technical that is required, technology. Best example, I always in film industry, I always say in VFX, if you want to go, see how DNEG is doing it. DNEG company has taken India to a global level. That company has done many massive projects in VFX, and that's why they're taking risk to produce a film line. So creative और technology अगर दोनों कोलैब होते हैं तो you can make a better product down the line, जो मेरा मानना है उसमें। तो मेरे केस में ऐसा था कि मैं थोड़ा फिल्मी कीड़ा था उस टाइम में। फेवरेट फिल्म कौन सी है? इंटरस्टेलर इज वन ऑफ माय फेवरेट। इंडिया में बताओ ना। इंडिया में तो शोले ऑफ कोर्स। उसके बाद कोई आई थी क्या अभी तक? नहीं, उस जमाने में जो है, नहीं बहुत सारे मेरे फेवरेट, अगर आप देखोगे तो
अभी के जो ट्रेंड पे रणबीर कपूर इज वेयर आई फॉलो मोस्टली। उनके जो बिकॉज आई डिड लॉट ऑफ सेल्स जॉब, उनकी एक फिल्म आई थी रॉकेट सिंह बोल के। ओके, सो दैट बिकेम वेरी, आई मीन एज ए सेल्स पर्सन उस टाइम में था। वो तो सब देखते हो, सब सब सेल्स वालों ने देखी होगी रॉकेट सिंह तो। सच ए नाइस लर्निंग थिंग्स। उसके बाद फेवरेट है आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इज वन ऑफ योर ग्रेट टैलेंट ऑन दैट। तो या मेरी मेनी फिल्म्स आते हैं। वाह, बहुत बढ़िया सर। एक चीज़ आपकी वापस थोड़ा डिजिटल पे आते हैं अपन, मतलब इधर टेक टेक वाले पार्ट पे। ये डिजिटल ट्विन क्या है सर? तो डिजिटल ट्विन जो मैंने बोला, इट इज ए डिजिटल रेप्लिका ऑफ एनी फैसिलिटी ऑन दैट। अच्छा, उसको डिजिटल ट्विन आप लोगों ने नाम दिया है। नहीं, एक इंडस्ट्री 4.0 जो हुआ, इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0 आईओटी हो गया। फिर आईओटी के बाद जो होता है, आईओटी मतलब अब डिवाइसेस लगा दिए, ठीक है। डिवाइसेस कहाँ पे लगता था? वो 2D डायग्राम्स, वहाँ पे जो स्कैडा सिस्टम्स होते थे, तो वहाँ पे विजुअलाइजेशन की कमी थी। एक सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, तो सेंसर कौन से हाइट पे है, वो सराउंडिंग क्या दिखता है, कैसा दिखता है, तो उसका जो एडवांस फॉर्म डेवलप हुआ वो डिजिटल ट्विन डेवलप हुआ। दैट कम्स विथ आईओटी प्लस 3D एसेट्स ऑन दैट। जैसे कि आपके बड़े बड़े प्लांट्स हो गए, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए। हॉस्पिटल इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल थिंग, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे गैस लाइन्स होते हैं, पाइपलाइंस होते हैं, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, ऑक्सीजन्स पाइपलाइंस होते हैं, बहुत सारे क्रिटिकल इक्विपमेंट्स लगा हुआ होता है। तो दैट्स वाई इट्स अ क्रिटिकल फैसिलिटी ऑन दैट। तो उसको मैनेज करने के लिए इफ़ यू हैव ए बेटर डिजिटल ट्विन ऑफ योर फैसिलिटी, यू कैन विजुअलाइज इट बेटर और उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि घर बना दिए, मेंटेनेंस को कोई प्रायोरिटी नहीं देता है। जैसे कि 1 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट किए और आपको आप चाहते हो कि उसको मैं 50 साल तक कंज्यूम करूं, वही थोड़ा अच्छे स्टेट्स पे। बट आज के डेट पे जो बिल्डिंग्स बनते हैं, 10 साल तक आपके स्ट्रक्चर्स पूरा इधर उधर होना चलता है, बिकॉज आप अच्छी तरह से उसको मैनेज नहीं करते हो, मेंटेन नहीं करते हो उसको। तो डिजिटल ट्विन आपके आइडिया से लेके प्रॉपर्टी मैनेजमेंट तक ये हेल्प करता है कि विजुलाइज कैसे कर सकते हो। कोई भी एसेट है तो उसको देख सकते हो, उसका इंजीनियरिंग पैरामीटर क्या है। जैसे कि कोई पाइप किया हुआ है, तो पाइप का इंजीनियरिंग पैरामीटर क्या है, वो डायमीटर क्या है, कौन से मटेरियल से है, कहाँ से परचेज किया हुआ है। सो यू विल गेट इट ऑल इन विजुअल 3D एनवायरनमेंट। तो एक चीज़ कहावत है डिजिटल ट्विन का कि जो दिखता है वो सही है, सीइंग व्हाट इज बिलीविंग ऑन दैट। तो डिजिटल ट्विन का जो एसेंस होता है वही होता है, वो आपको एक्चुअल दिखा देता है उसपे। मतलब अभी जैसे मैं क्या फ्यूचर, मतलब जैसे कोई बंदा कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर आना चाहता है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर, तो उसको उसको क्या आना चाहिए? मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? जैसे आपने तो शायद बहुत काम किया लंबे समय तक, फिर आप इस फील्ड सेम फील्ड में आए, तो कोई नया बंदा अगर इसमें आना चाहे इस फील्ड में, तो कैसे आ पाएगा? तो बेसिक तो आप कौन से मार्केट में कैटर करते हो, कौन से सेगमेंट में पहले डिसाइड करो कि आप कंस्ट्रक्शन कॉमन रेसिडेंशियल के लिए बनाना चाहते हो, या फिर आप कमर्शियल B2E में जाना चाहते हो, या फिर आप रियल्टी अपार्टमेंट्स जैसे होता है, रेसिडेंशियल जो हाउस होल्ड कंजम्पशन होता है, कौन से सेक्शन आप जाना चाहते हो वो पहले आप डिसाइड कीजिए। उसके बाद उसका जो अपॉर्चुनिटी एरिया का जो आइडिया है, जैसे कि अब मैं बैंगलोर में हूँ, तो मेरे को ट्रेंड है कि मेरा अप ट्रेंड है, 45 डिग्री ट्रेंड है बैंगलोर में, ठीक है। तो वो मार्केट आपको चूज करना होगा कहाँ पे मैं फोकस रहना चाहता हूँ उसमें। देन उसके बाद जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है, वंस यू कन्विंस, यू हैव टू हैव ए गुड टीम। ऐसा नहीं है कि आप खुद कर सकते हो, ठीक है। नॉलेज नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम है, बट जो टीम आप बनाते हो वो स्ट्रांग होना चाहिए और आप उनसे सीखना चाहिए। जैसे कि मेरा जो टीम है, वी हैव टीम वेरी सीनियर गाई टू मी। जैसे कि वहाँ पे अब 30 साल के एक्सपीरियंस बंदे हैं जो हमारे एस्टिमेटर स्ट्रक्चरल डिजाइनर है, दे फ्रॉम IITs एंड ITs, जो टीम हमने बनाया। इवन आई लर्न फ्रॉम देम, आई नेवर हेजिटेड टू लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज आई मेरे को वो सीखना है मुझे। ओके, तो वो एक टीम होना चाहिए और आपका जो एग्जीक्यूशन प्लानिंग वो क्लियर होना चाहिए। तो क्या लगता है, मतलब आपको जैसे यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आ गया, मतलब किसी ने स्टार्टअप स्टार्ट किया और उसका पैसा वैसा अच्छा खासा है, मतलब 5-10 करोड़ रुपए पड़े हैं, पापा ने दे दी, चाचा ने दे दी पैसा। अब मान लो अच्छी टीम हायर कर ली कि भैया हाँ 15 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस, ये फलाना का एक्सपीरियंस, ढिंगा का एक्सपीरियंस। मान लो उसने ये प्लास्टिक कवर ही बनाया है इसका,
तो क्या वो उसको स्केलेबिलिटी पे लेके पहुंच जाएगा? बहुत डेफिनेटली पहुंच जाएगा। उसके लिए उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहिए। अगर स्टार्टअप, कोई भी स्टार्टअप आप देखते हो, ऐसे नहीं कि मेरे पास पैसा है तो हर कोई स्टार्टअप बना लेता है उसमें आज के डेट में। वो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आपकी टीम के साथ, आपके कस्टमर के साथ, और एक क्लियर विजन होना चाहिए। आज मैंने 10 लोगों का स्टार्टअप बनाया, 1 लोगों का स्टार्टअप बनाया। मेरे को 5 या 10 साल में वो क्लैरिटी होना चाहिए। कोई तो स्टार्टअप, जैसे कि मेरे को 2 साल में 50 या 100 एम्प्लॉइज़ होना चाहिए, मेरे को इतना प्रोजेक्ट्स करना चाहिए उसमें, उसके लिए मैं ये टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ करना चाहिए मुझे। वो क्लैरिटी अगर आप डिफाइन कर दिए, आई थिंक इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अ स्टार्टअप में। मतलब ऐसा नहीं होगा मतलब कि मतलब आपके पास आपका पैसा है, आपने टीम भी बना ली और एक प्रोडक्ट मार्केट की डिमांड है, आपने डाल दी और वो बिकना चालू हो जाएगा अपने आप? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसे तो हो ही नहीं सुन सकता। आप ऐसे प्रोडक्ट बना दिए, जैसे कि प्रोडक्ट एक एक मार्केटिंग मिक्स 4 पीस होता है, ठीक है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस होता है। अगर मार्केटिंग वो 4 पीस फिट नहीं बैठते प्रोडक्ट बेस्ड, तो सर्विस से तो और 3 ऐड हो जाते हैं, 7 पीस होता है। उस 4 पीस को बिठाने के लिए आपको आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसमें। मैं कहाँ पे मार्केट करूँ, कौन से प्लेस में मार्केट करूँगा, मेरा प्राइसिंग क्या रहेगा उसमें, तो वो सही होना चाहिए। है ना, मान लो किसी का 5 करोड़ रुपए है, जी। वो टी शर्ट बनाता है, ठीक है? अब वो उसने एक मार्केटिंग की टीम भी रख ली, प्रोडक्ट की फैक्ट्री भी लगा ली, प्लेस भी डिसाइड कर लिया बेंगलोर, मार्केट हो गया, प्रोडक्ट प्राइस और प्रेस प्लेसमेंट, प्रमोशंस हो और गए। 2 ऑनलाइन भी कर दिया और ऑफलाइन भी स्टोर डाल दिए। अब बताओ, अब चल जाएगा क्या वो? लेकिन एक उसमें मिसिंग है, क्या? इंटेंट मिसिंग है। इंटेंट? ये जी। इंटेंट भी बहुत हाई है पर घर पे बैठने का है। जी, नहीं वो तो नहीं होगा। तो इंटेंट की जो है वो रहना चाहिए एक फाउंडर में। मतलब ये एमबीए में ये पढ़ाना चाहिए कि 4P के साथ एक आई भी होना चाहिए ऐसे। अगर आई मिसिंग है तो आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। करेक्ट? करेक्ट। अब आया ना मजा। तो सर दीपेंद्र जी, मेरे इस पॉडकास्ट के कुछ आखिरी सवाल है रैपिड फायर के। बहुत बढ़िया अपन ने कॉन्वर्सेशन किया। उड़ीसा को आज हमने थोड़ा समझने की कोशिश करी, जगन्नाथ भगवान के दर्शन भी कर लिया बैठे बैठे, और टेक्नोलॉजी भी समझी। तो थोड़े सी क्वेश्चन है मेरे रैपिड फायर के। ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल क्या है, रियल बिल्डिंग बनाना या उसका डिजिटल ट्विन बनाना? रियल बिल्डिंग बनाना। अच्छा, आपका सबसे स्ट्रेसफुल प्रोजेक्ट डेडलाइन कौन सा रहा है आपका? एक सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट था, उसको हम 3 मंथ्स में डिलीवर करना था उसमें। दैट वाज वेरी स्ट्रेसफुल प्रोजेक्ट फॉर अस, और दैट वाज आल्सो मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर अस। एक टाइम में था, ड्यूरिंग कोविड टाइम पे हुआ था उस टाइम में। वैसे कंस्ट्रक्शन की कौन सी गलती जो आप आंखों देख से पकड़ लेते हो मिनटों में? तो ऐसा कुछ नहीं है, बट आई ऑलवेज, जो गलती पकड़ने की चीज़ है तो आई विल रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी अभी की जो हम लोग बना रहे हैं। बट हाँ, जो दिखता है, मतलब वो कोई भी साइट पे जाता हूँ तो वो बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन ठीक है कि नहीं है ना। किसी अनयूजुअल बिल्डिंग का ट्विन बनाया आपने? एक स्ट्रक्चर, जो इंक्लाइन स्ट्रक्चर था, एक आर्किटेक्ट ने बनाया था उस टाइम में। वो एक शायद कुछ हेरिटेज था, हेरिटेज बिल्डिंग था वो, शायद अर्थक्वेक में से टिल्ट हो गया था उस टाइम में। तो वो बनाने में थोड़ा मुश्किल हुआ था हम लोगों को। कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है, एयरपोर्ट बनाना है, हॉस्पिटल, स्काईस्क्रेपर? पर्सनली तो हॉस्पिटल। क्यों हॉस्पिटल में, क्यों ज़्यादातर देखना चाहिए, मतलब क्यों बारीकी से देखना चाहिए हॉस्पिटल की बिल्डिंग को? क्योंकि आजकल तो बहुत सारे हॉस्पिटल बन रहे हैं। हॉस्पिटल में आज जितने भी फायर जो हैजर्डस हुए हैं हॉस्पिटल में, उनको तो सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी यूज ही करना चाहिए। उनका जो फैसिलिटी मैनेजमेंट होता है, दे शुड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल ट्विन राइट अवे, क्योंकि वो आप पेशेंट आप रखते हो वहाँ पे, सो यू आर इन्वेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विच हैज लाइफ्स इन स्टेक। तो आपको सेफ्टी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उसमें। और डिजिटल ट्विन इज ए टेक्नोलॉजी दैट विल गिव यू ट्रांसपेरेंसी ऑन दैट। करेक्ट। सबसे ज़्यादा काम करना कहाँ मुश्किल है, इंडिया के अंदर, यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर? नो, आई वुड से, आई थिंक आप और एक कंट्री मिस्ड आउट किया, तो मिडल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट, दुबई हो रही है। Yeah. तो दे आर वेरी डिमांडिंग ऑन दैट उसमें। वो कभी कभी आउट ऑफ द स्कोप जाते हैं उसमें। जैसे क्या ऑटो, मतलब कैसे, क्योंकि इनकी तो बिल्डिंगें बहुत शानदार होती है, एकदम बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है दुबई में। क्या मांगते हैं मतलब ये लोग? ज़्यादातर जो हमारी इंडस्ट्री में जो हुआ है, इट्स हार्ड फैक्ट कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिडल ईस्ट से आते हैं, बट दे नेवर गेट पेमेंट ऑन राइट टाइम ऑन दैट उसमें। क्योंकि वहाँ पे जो बैठे हैं सेक बैठे हुए हैं, तो उनको आप बिलिंग देंगे 1 रुपये का जो काम है, और आपको करवाएंगे 10 रुपये का काम, ठीक है? सो वहाँ पे आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑन, आई वुड से, आई मीन वहाँ पे वो व्हाट द वे दे टेक इज ओके, इंडिया से है,
अरे उसको 1 रुपया दे के 10 रुपए का काम करा लेबर की तरह काम करो इनसे। या सो वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बट आई सेड नो, वी आर नॉट लाइक दैट, यू हैव रिटन फॉर 1 रुपीज, यू टेक फॉर 1 रुपी, we're not going to do for 10 rupees, for that you have to pay us on that। तो वो मैंने वेरी क्लियरली मतलब 2-3 प्रोजेक्ट जैसे हुआ अभी, आई एम बीन वेरी क्लियर ऑन दिस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन दैट। मुझे तो लगता था इंडिया में ही सिर्फ इंडिया के लोग से इंडिया के लोग काम करवाते, ज्यादा कर दे यार, इंडिया, थोड़ा ज्यादा कर दे। आई वुड से इंडिया में जो अभी द वे काम करने का तरीका होता है थोड़ा काफी चेंज हो गया है। वही कॉन्सेप्ट था कि अभी भी बोलते हैं कि यार इंडिया में तो एक बोलेंगे तो वो 10 ये करेंगे, बट चेंज हो गया थोड़ा। चेंज हो गया है अभी, जो यंग जनरेशन जैसे आपकी तरह हो गए। सो आई थिंक दे आर वेरी पर्टिकुलर ऑन व्हाट दे प्रॉमिस एंड व्हाट दे डिलीवर टू ए क्लाइंट। चलो चीज़ें चेंज तो हो रही है बहुत कुछ, लाइक मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में, बात चीज़ों में, एटीट्यूड में, बिहेवियर में, हर जगह इंडिया बदल रहा है, एवरीवेयर। और इंडिया बदलेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। वाओ, क्या ढगत दे दिया। चलो, अच्छा बिल्डिंग्स का फ्यूचर एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना हो तो क्या वर्ड होगा सर? बिल्डिंग का तो $1 ट्रिलियन मार्केट है भाई, छोड़ो मत, उसके ऊपर ही फोकस करो। मेरे को भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे इतने कंस्ट्रक्शन के पॉडकास्ट किए सर, तो मुझे लगता है कि एक आध छोटी छोटी बिल्डिंगें बनाना स्टार्ट कर ही दूं मैं। It's a, I think India needs this kind of, I mean founder like you who can bring a lot of value to the ecosystems on that। अभी बहुत सारा चीज अभी बाकी है एक्सप्लोर करने में। दीपेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को आपकी तरफ से कोई मैसेज पास करना चाहते हो आप? I would say never lose patience and hope। I think there is something the next other side of the tunnel। So बस स्टार्ट करो, काम करो, बैठो मत, never give up on that। बस काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। ठीक है। और इस पे एक बहुत बड़ी बात याद आई सर, मैंने कल किसी को बताई, मैंने बोला कि आप अपनी वाइफ के साथ बैठ जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ जाओ, पापा के साथ बैठ जाओ, मम्मी के साथ बैठ जाओ, रिलेशनशिप में कितनी देर भी बैठ जाओ, आप बोरियत फील करने लगोगे, थोड़ी देर बाद आपको बोर लगेगा। आप खेलने लगो, थोड़ी देर बाद आपको बोर लगने लगेगा। आप कुछ अदर काम करने लगो, आपको बोर करने लगेगा। बट काम, अगर उसको काम की तरह देखा ना, मेरे को काम करना है, तो पता है आपको कभी बोरियत फील नहीं होगी। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी वाइफ के साथ इतना टाइम स्पेंड करना है मुझे, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकेले में काम मैं नहीं दे सकता, उस मेरे पेरेंट्स का भी देना है उसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टार्टअप के लिए ईदर योर फ्रेंड और योर फैमिली, उनका सपोर्ट रहना चाहिए। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी फैमिली मुझे इतना सपोर्ट करती है कि इवन आई एम हियर, सो दे डोंट क्वेश्चन कि आप कब आ रहे हो, कि क्या है ये सब। दिस बिन, they are very independent not to do the things by themselves। they don't dependent कि नहीं आप होगे तो ये होगा। so that kind of support they've been giving to us, so I'm very thankful to them। बहुत बहुत धन्यवाद thank you अभिषेक काफी जी, मजा आया आपका डिस्कशन करने में। nice conversation। so yeah, my best wishes to you। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया।